तो खबर यह है कि बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच करीब 2.5 घंटे तक बातचीत हुई है। ट्रिपल टी, ताइवान और ईरान मुद्दे पर बातचीत हुई है यहां पर। तो ये जानकारी है कि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात का दौर चला है। ये तस्वीर सामने आई है बीजिंग से, जहां पर मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी डेलीगेशन से करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं गए हैं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ पूरा का पूरा डेलीगेशन लेकर के गए हैं, बिजनेसमैन लेकर के गए हैं, विदेश मंत्री लेकर के गए हैं, अपने दामाद को लेकर के गए हैं। लेकिन इससे आखिरकार हासिल क्या होगा? इतना बड़ा डेलीगेशन ले जाने का मतलब कोई सीधा साधा नहीं है कि बस गए हैं, बातचीत करेंगे और वहां से वापस आ जाएंगे। एक जो बड़ा डेलीगेशन लेकर के गए हैं, उसके साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, ईरान के मुद्दे पर बातचीत हुई। और अमेरिका ने तो पहले ही ये कह दिया है कि हम कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि हम सहयोगी हैं। तो उस सहयोग को बरकरार रखने के लिए कुछ बड़े फैसले भी यहां पर लिए जाएंगे। ताइवान पर भी बातचीत होगी, क्योंकि अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर हमेशा दखलंदाजी करता है, ताइवान को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है। और चीन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को कई बार आंखें दिखा चुका है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, अमेरिका उसे संप्रभु राष्ट्र न माने। तो ताइवान के मुद्दे पर भी इस दौरान बातचीत जरूर से होगी। अब एक और खबर आपको बताती हूं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जानकारी यह है कि अमेरिका के ऊर्जा सचिव का बड़ा दावा देखने को मिल रहा है। परमाणु हथियार बनाने के लिए करीब है ईरान, यह ऊर्जा सचिव यूएस जो है उनकी तरफ से कहा गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बावजूद ईरान मजबूत हुआ है, यह भी अमेरिका मान चुका है। तो अमेरिका के ऊर्जा सचिव की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि परमाणु हथियार बनाने की दिशा में ईरान बढ़ चुका है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान को तोड़ने के बावजूद जो जितनी कोशिशें हुई हैं, उसके बाद भी ईरान मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। यह अमेरिका ने मान लिया है और यह ईरान के लिए अपने आप में एक बड़ा कदम भी है और इसके साथ साथ बड़ी जीत भी है कि उसका दुश्मन ये मान रहा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान के लिए चलाया गया, ईरान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया, आर्थिक हड्डी पर चोट की गई, बावजूद इसके वो उठ खड़ा हुआ है। ये दुश्मनों के लिए सबक है और ईरान के लिए जीत है। यूएस के ऊर्जा सचिव का यह कहना है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बावजूद ईरान मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो इस वक्त बीजिंग पर टिकी हुई है कि आखिरकार वहां पर क्या चल रहा है, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जहां बातचीत की जाएगी। तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद, लगभग दशक के बाद, 9 सालों के बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन की धरती पर है। अब चीन में ये मुलाकात होगी तो उससे ईरान पर क्या बदलाव होंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि चीन इस मुद्दे को उठाएगा कि हॉर्मुज को वहां पर नाकेबंदी को अमेरिका हटाए, उसे खोले। और इसके साथ साथ अमेरिका भी यही चाहता है कि चीन पर प्रेशर बना करके वो इस युद्ध में ईरान को झुका दे। खबर यह है कि ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप से जिनपिंग ने बातचीत की है। चीन के लिए ताइवान महत्वपूर्ण है, यह जिनपिंग ने कह दिया है। ताइवान पर सहमति तो रिश्ते स्थिर रहेंगे, ताइवान पर सहमति न होने पर संघर्ष भी होंगे, यह जिनपिंग की तरफ से कहा गया है। तो जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर वो गए हुए हैं तो ताइवान को लेकर के अमेरिका का स्टैंड अलग रहा है। अमेरिका ने हमेशा ताइवान को एक अलग संप्रभु राष्ट्र माना है, लेकिन चीन ने उसे अपना हिस्सा करार दिया है। इसीलिए जिनपिंग ने इस मुलाकात में ये बात स्पष्ट कर दी है कि चीन के लिए ताइवान महत्वपूर्ण है और ताइवान पर अगर सहमति रहती है तो रिश्ते भी अच्छे होंगे, और अगर ताइवान पर सहमति नहीं रहती है तो संघर्ष भी होगा। बहुत स्पष्ट भाषा में ये डोनाल्ड ट्रंप को समझा दिया गया और ताइवान को भी इशारों में ये बता दिया गया है कि जिसके भरोसे इतना उछल कूद करते हो, उसी व्यक्ति को हम ये संदेश दे रहे हैं कि अगर सहमति नहीं बनी तो संघर्ष भी करेंगे, और अगर सहमति बन गई तो हमारे रिश्ते स्थिर भी रहेंगे। ताइवान से लेकर के रेयर अर्थ मिनरल्स तक यहां पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि ताइवान अमेरिका के लिए सिर्फ इसीलिए जरूरी है, उन्हें वहां से चाहिए 90% बनने वाली चिप्स, जो वो चीन से भी खरीदते हैं लेकिन ताइवान से ज्यादा आयात करते हैं। दूसरी तरफ नेटो देशों पर मार्को रूबियो, अमेरिकी विदेश मंत्री, बयान दे रहे हैं। नेटो देशों पर उन्होंने बयान दिया कि यूएस को सैन्य बेस दिए हैं नेटो ने,
जंग के दौरान नेटो ने साथ छोड़ा, ये मार्को रूबियो कह रहे हैं। उनका कहना है कि बेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं, तो ये कैसा साथ हो गया। नेटो देशों ने यूएस को सैन्य बेस नहीं दिए, सीधे सीधे वो ये कहना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि जब हमें उनके बेस के इस्तेमाल की ही इजाजत नहीं मिली, तो फिर ये साथ कैसा हो गया। और नेटो को लेकर के तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कह चुके हैं कि कागजी शेर है, नेटो का साथ हम छोड़ देंगे। और उन्होंने बाकायदा जर्मनी से अपने सैनिकों को बुलावा भी भेज दिया कि अमेरिका वापस आ जाओ। उन्होंने कहा कि अमेरिका ना तो खर्चा वहन करेगा नेटो कंट्रीज का, और इसके साथ साथ जो उनकी तैनाती है वो भी उसे हटाना शुरू कर देंगे। और इसके तहत सबसे पहले जर्मनी से 5000 सैनिकों की वापसी उन्होंने तय की है। मार्को रूबियो भी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जंग के दौरान नेटो ने हमारा साथ छोड़ दिया, बेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं मिली, तो फिर नेटो का साथ हमारे साथ कैसे हो सकता है। एक पूरी भूमिका तैयार की जा रही है कि नेटो कंट्रीज से अमेरिका किस तरीके से खुद को बाहर निकाले, और इसीलिए ये बार बार बयानबाजी की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, और अभी कुछ और बयान भी आएंगे नेटो को लेकर के। अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी तेज होती जा रही है। ईरान लगातार अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है, तो वही अमेरिकी सेना भी अपनी तैयारियों को धार दे रही है। समझौते की कोशिशें पूरी तरीके से नाकाम है। दोनों ही अपनी शर्तों पर अड़े हैं। इन सब के बीच में ईरान ने ऐसी धमकी दी जिसे सुनकर तो अमेरिका के भी पसीने छूट गए। ईरान लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, उसे दोबारा हमला करने से बचने की सलाह दे रहा है। लेकिन अमेरिका एक और समझौते की कोशिशों पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर सेना अपनी तैयारियां पुख्ता कर रही है। ईरान ने वैसी धमकी दी है जिससे अमेरिका की पेशानी पर भी बल पड़ गए। ईरान ने अब डर्टी बम के इस्तेमाल की चेतावनी दी है। ईरान के पास करीब 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम का बड़ा भंडार है, जिससे रेडियोलॉजिकल प्रदूषण का खतरा होता है। ईरान की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर उस पर बड़ा हमला होता है तो वो संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल कर डर्टी बम जैसे हथियारों का उपयोग कर सकता है। तेहरान की इस धमकी के बाद अमेरिका समेत दुनिया भर की टेंशन बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक डर्टी बम में टीएनटी जैसे पारंपरिक विस्फोटकों के साथ एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि परमाणु विस्फोट जैसा विनाशकारी नहीं होता, लेकिन इसके फटने से बड़े इलाके में रेडियोलॉजिकल प्रदूषण फैल जाता है, जिस वजह से वो इलाका कई दशकों तक रहने लायक नहीं रहता। तेहरान की धमकी से अमेरिका की टेंशन जरूर बढ़ गई है। हालांकि अमेरिका ने इसे ईरान की परेशानी में दी गई धमकी करार दिया है। इस बीच खबर है कि हॉर्मुज में ईरान ने अंडर वाटर ड्रोन नरवाल तैनात कर दिया है। ईरान के इस कदम ने अमेरिकी नेवी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल नरवाल एक ऑटोनोमस अंडर वाटर ड्रोन है। आईआरजीसी ने संकेत दिया है कि एक चुपचाप हमला करने वाला हथियार है। खबरों के मुताबिक 8-9 मई 2026 के बीच हुए एक टकराव में नरवाल ड्रोन ने एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया। दावा किया गया कि ये ड्रोन अमेरिकी जहाज के सोनार सिस्टम को चकमा देकर उसके प्रोपेलर के बेहद करीब पहुंच गया और उसमें फंसकर तकनीकी खराबी पैदा कर दी, जिससे अमेरिकी विध्वंसक को काफी ज्यादा नुकसान हुआ।
उधर अमेरिकी सेना अपनी तैयारी को पुख्ता करने का दावा कर रही है। सेंटकॉम के मुताबिक वो अब ईरानी अंडर वाटर ड्रोन का मुकाबला करने के लिए खास माइन क्लियरेंस और ड्रोन हंटर सिस्टम तैनात कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान के संवर्धित यूरेनियम का पीछा कर रहा है, लेकिन वो अभी तक उसकी जानकारी तक नहीं जुटा पाया है। अब ईरान ने भी डर्टी बम के इस्तेमाल की धमकी दे डाली है। हालांकि अमेरिका ने इसको हल्के में लेने का दिखावा किया है, लेकिन यह भी सच है कि ईरान ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अब आपको ये बताती हूँ कि डर्टी बम आखिरकार क्या होता है और इनसे नुकसान क्या हो सकता है। तो पारंपरिक विस्फोटकों में संवर्धित यूरेनियम मिलाकर के डर्टी बम बनाया जाता है। इसके साथ ही परमाणु विस्फोटों के बराबर विनाशकारी, हालांकि ये नहीं होते हैं डर्टी बम, लेकिन उससे कम भी नहीं होते हैं। इससे क्योंकि रेडियोलॉजिकल प्रदूषण फैल सकता है और यह पर्यावरण के लिहाज से बेहद ही खराब है। कई दशकों तक रहने लायक वो इलाका नहीं रह जाता है, इसीलिए ये मुश्किलें बढ़ा सकता है। ईरान ने डर्टी बम के इस्तेमाल की धमकी दी है। ईरान ऐसा कर भी सकता है क्योंकि उसके पास डर्टी बम बनाने लायक सामान मौजूद है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर कहर बरपाया, लेकिन उसने भारी नुकसान भी उठा लिया है। अब अगर ईरान के अस्तित्व पर संकट आता है तो यकीनन वो डर्टी बम का इस्तेमाल भी कर सकता है। ईरान के पास जो करीब 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम है, 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है, वो इस्फहान की पहाड़ियों के नीचे सुरंगों में होने की खबर आती है। हथियार बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक संवर्धित होना जरूरी होता है। ये परमाणु हथियार बनाने के लिए होता है और 440 किलो यूरेनियम से डर्टी बम जरूर बनाए जा सकते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन ये स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इनसे गंभीर खतरा हो सकता है। वो जगह तक रहने लायक नहीं रहेगी दशकों तक। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब समुद्र की गहराइयों तक पहुंच गया है। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अपना खतरनाक अंडर वाटर ड्रोन नरवाल तैनात कर दिया वहां पर, और ये एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर ड्रोन है। आईआरजीसी ने यहां तक संकेत दे दिए हैं कि ये एक चुपचाप हमला करने वाला हथियार है। यह हथियार पारंपरिक नौसैनिक युद्ध की परिभाषा बदल सकता है। सवाल यह है कि आखिर ईरान का यह सीक्रेट सी हंटर कितना ज्यादा खतरनाक है, इसकी खासियत क्या है? तो सबसे पहले इसकी खासियत के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये चुपचाप ऑपरेशन कर सकता है। लिथियम आयन बैटरी से ये ड्रोन चलता है। इंजन का शोर ना के बराबर होता है, जिससे दुश्मनों को इसके बारे में भनक भी ना लगे। अत्याधुनिक सोनार भी इसे पकड़ने में असफल रहते हैं। इसके अलावा एआई पावर ड्रोन में सिलेक्टिव टारगेटिंग क्षमता होती है। सिविलियन टैंकर को टारगेट ये नहीं कर सकते और मिलिट्री वेसल और डिस्ट्रॉयर्स को ये टारगेट कर सकते हैं। ये कैसे बना है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये रशिया और चाइना की तकनीक का कॉम्बिनेशन है। स्टेल्थ तकनीक और नेविगेशन सिस्टम, रूसी और चीनी इंजीनियरिंग की झलक इसमें बाकायदा देखने को मिलती है। अब इसकी गहराई और रेंज के बारे में बताती हूँ तो ये 300 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकता है और घंटों तक समुद्र के नीचे घात लगाने की क्षमता इसकी होती है। इसके अलावा स्वाम अटैक किस तरीके से करेगा ये? ईरान की योजना एक साथ 50 से अधिक ड्रोन की तैनाती की है। एक साथ ड्रोन भेज देना यानी स्वाम अटैक, और एक साथ बड़ी संख्या में हमला करने की इसकी क्षमता है। बड़ा युद्धपोत हो, तेल टैंकर हो, उन सबका इसकी निगाहों से और इसके विस्फोट से बचना नामुमकिन है। अमेरिका ने अस्थिर करने वाली कार्रवाई हालांकि इसने करार दिया है, लेकिन उससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान को पता है कि ये सर्वाइवल की लड़ाई है और वो सब हथियारों का इस्तेमाल करेगा जो उसे सर्वाइवल से कनेक्ट करेंगे। ईरान की ओर से अंडर वाटर ड्रोन की तैनाती की बात कही जा रही है, लेकिन जानकारी ये है कि ड्रोन ने अमेरिका के डिस्ट्रॉयर शिप को नुकसान पहुंचाया था। फिलहाल ईरान के इस कदम के बाद अमेरिकी सेना अलर्ट हो गई है। ईरान के अंडर वाटर ड्रोन को लेकर के यूएस आर्मी पूरी तरीके से अलर्ट है और यूएस आर्मी ने अपनी अंडर वाटर सर्विलेंस को बढ़ा दिया है। पहले से ही उन्होंने 10,000 मरीन वहां पर तैनात किए हुए हैं, तो अंडर वाटर सर्विलेंस भी उन्होंने इस दौरान और कड़ा कर दिया। जवाबी कार्रवाई के लिए रिमोट कंट्रोल सबमरीन वहां पर तैनात कर दी गई है। और एक खबर हमने आपको बताई भी थी कि अंडर वाटर न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका तैनाती करने के बारे में सोच रहा है और उसने उसे सागर में उतार भी दिया है। कभी भी उसे वो फारस तरफ लेकर के आ सकता है। अब खबर यह है कि सीज फायर के बावजूद इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला देखने को मिलता है। दक्षिण लेबनान के डेर एज जहरानी इलाके में एयर स्ट्राइक की गई है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है।
तो अभी भी इजराइल लेबनान पर लगातार अटैक करते जा रहा है और ये दक्षिण लेबनान के डेर एज जहरानी इलाके में की गई है स्ट्राइक, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल को निशाना बनाता है और उसके बाद दूसरी तरफ से कार्रवाई की जाती है इजराइल की तरफ से दक्षिण लेबनान में। आप जो तस्वीरें सामने आई है मैं जरा वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ जाएगा। इस पूरी जगह पर ये एयर स्ट्राइक की गई है और ये हिजबुल्लाह के ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर ये एयर स्ट्राइक की गई है। ये पूरा लेबनान का इलाका ये एयर स्ट्राइक के बाद उठा हुआ यहाँ पर धुआं, और ये दक्षिणी लेबनान का डेर एज जहरानी इलाका है जहां पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दक्षिणी लेबनान से राजधानी से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी कि वहां राजधानी पूरी की पूरी तहस नहस कर दी गई है और लेबनान के दक्षिणी छोर से ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आती हैं कि वहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और अभी भी ये कार्रवाई चल रही है जिसकी बानगी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लेबनान और इजरायली सरकार के बीच में समझौता हुआ, लेकिन ये समझौता हिजबुल्लाह के साथ नहीं हुआ। हिजबुल्लाह इस समझौते का पार्ट नहीं है। हिजबुल्लाह को रोकने के लिए कहा जरूर गया था लेबनानी सरकार को, लेकिन लेबनानी सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक हिजबुल्लाह के सामने नजर आती है क्योंकि वो उसे रोकने में सक्षम नहीं। खबर यह कि हॉर्मुज में ईरान के एक और जहाज पर कब्जे की जानकारी मिली है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने यह जानकारी दी है। फुजैरा के पास जहाज पर कुछ अज्ञात लोग चढ़े हैं और ईरान की ओर जहाज को जाने पर मजबूर कर दिया गया है, ये बताया जा रहा है। तो हॉर्मुज में ईरान के एक और जहाज पर कब्जे की खबर है और ये पहले भी खबर आई थी। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने कहा कि फुजैरा के पास जहाज पर कुछ अज्ञात लोग चढ़े हैं। ईरान की ओर जो जहाज जा रहा था उस पर, और ईरान की ओर जहाज को जाने के लिए मजबूर भी कर दिया गया है। बार बार कब्जे की खबरें आती है, कभी उन पर हमले कर दिए जाते हैं, कभी लंबे वक्त तक 2-2, 3-3 दिन तक हमले के बाद उन जहाजों से धुआं उठते रहता है। हॉर्मुज से इस वक्त निकलना यानी अपनी जान हथेली पर रख करके निकलने वाली स्थिति हो गई है। एक तरफ अमेरिका बैठा हुआ है कि अगर अमेरिका की नहीं सुनी तो अमेरिका स्ट्राइक कर देगा। दूसरी तरफ ईरान बैठा हुआ है कि अगर ईरान से परमिशन नहीं ली, उन्हें टैक्स नहीं दिया, तो ईरान घात लगा करके उन पर हमला कर देगा। और ये हो भी रहा है। इसीलिए ये बार बार खबरें आती है कि वहां से गुजरने वाले जहाज हमले का शिकार हो गए। यूके मैरीटाइम कह रहा है कि फुजैरा के पास जहाज पर कुछ अज्ञात लोगों को चढ़ते हुए देखा गया और ईरान की ओर जहाज को जाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। स्थिति मिडिल ईस्ट में अगर इजराइल और लेबनान के बारे में पूछी जाए तो वहां पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। युद्ध विराम के बाद भी लगातार हमले होते जा रहे हैं जो कि हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच में हो रहे हैं। अभी भी स्थिति लेबनान के लिहाज से जस की तस बनी हुई है क्योंकि हिजबुल्लाह खुद नहीं चाहता कि लेबनान में कभी शांति आए, इसलिए वो हमले करता है। और इस हमले के जवाब में जब इजरायली डिफेंस फोर्स हमले करती है तो लेबनान में ज्यादा से ज्यादा तबाही आती है। उनकी राजधानी बेरूत पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, दक्षिणी छोर खासतौर पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।